खिलाड़ियों को मिला 3% आरक्षण, खिलाड़ियों को मिला 10% आरक्षण। हर 3 महीने बाद मैंने न्यूज देखी है 10 सालों में। न्यूज में तो है लेकिन वैसे कहीं वो नहीं है। अभी जो सुविधाएं हैं, जो नीतियां हैं खेलों को लेकर यहाँ पर, वो पर्याप्त हैं? जो नौकरियों की बात जहां पर आती है, नौकरियों में क्या किया इस सरकार ने, दायरा बहुत छोटा कर दिया खिलाड़ियों का। और जितनी नौकरियां मिलनी चाहिए थी इस सरकार में उतनी नौकरियां खिलाड़ियों को नहीं मिली। देखो 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 118, 120, 130 खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं, और उन 130 लोगों को भी नहीं जान पाते हम। 3, 4, 5 खिलाड़ी जो मेडल लेके आते हैं सिर्फ उनके चेहरे जानते हैं, बाकी खिलाड़ी भी तो ओलंपिक क्वालिफाई करके गए हैं। ये पूरा आपका प्राइवेटली फंडेड है? जितने भी बॉक्सर्स आज इंटरनेशनल स्तर पर खेल रहे हैं वो सब प्राइवेट एकेडमियों से आ रहे हैं। प्राइवेट एकेडमी भी सिर्फ वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो लोग, जिनके घर परिवार थोड़ा संपन्न है, जिन पेरेंट्स की इनकम 1,80,000 से कम है। हम उन लड़के लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं मैडम। प्राइवेट कंपनीज का खेल में आना, क्या आपको लगता है उनको आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, स्पॉन्सर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए मैम, लेकिन करते नहीं इतना। वो तो क्रिकेट की टीम खरीद लेते हैं और जहाँ पर पैसा होता है पैसे वाली चीज की तरफ जाते हैं। हुड्डा साहब ने मिनी स्टेडियम बनाए थे, मिनी स्टेडियम गांव में। वो काम कर रहे हैं? नहीं, वो सब खंडर हो चुके हैं, उनकी देख रेख भी नहीं कर पाई सरकार। हमारी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लोग इतने अभद्र कमेंट्स कर देते हैं कि मेडल नहीं आया। यार मेडल कहीं पेड़ पर थोड़ी उगते हैं। हमारे यहाँ पर खिलाड़ियों को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी पॉलिटिशियंस को मिलती है। तो खिलाड़ियों का पॉलिटिक्स में आने के बारे में आपको क्या सोच है? बिकॉज अभी विनेश आ रही हैं, लड़ रही हैं। विनेश बहन आई पॉलिटिक्स में, खिलाड़ियों को कुछ अच्छा सोचेंगे और हरियाणा के खेल मंत्री बनेंगे, और इसके बाद हरियाणा में अच्छा करके सेंटर में भी खेल मंत्री बने। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। हम आज कुरुक्षेत्र में हैं। कुरुक्षेत्र का एक गांव है, शमशीपुर शहर का ही इलाका है। वहाँ पर मौजूद है एक बॉक्सिंग एकेडमी, मनोज कुमार बॉक्सिंग एकेडमी। मनोज कुमार ओलंपियन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के। उनके नाम से ये एकेडमी है। और आज हम दो ऐसे शख्स के साथ बैठे हैं जो कि खेल की दुनिया से जुड़े हैं। मेरे साथ राजेश कुमार राजौंद हैं जो कि इस एकेडमी के फाउंडर मेंबर हैं और साथ में इंटरनेशनल कोच हैं बॉक्सिंग के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर नमस्कार। आपका और मेरे साथ एक एथलीट भी हैं, रणदीप कुंडू। आप धावक हैं, 10,000 मीटर की रेस का हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा आप ट्रेनर हैं, कोच भी हैं, और एक संस्था, एक हरियाणा सरकार एक कार्यक्रम चलाती है, उसमें वो ट्रेनिंग का देने का, कोचिंग का काम करते हैं। खेल नर्सरी उसका नाम है। हरियाणा में चूंकि राजनीति के इस समय इर्द गिर्द खेलों के भी बहुत सारी बातें हुई हैं। चुनाव चल रहा है, चुनावों के दौरान ये जो पूरी खेल की राजनीति है वो कैसे काम कर रही है, वो कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। एक चीज जरूर हम इस बातचीत में करना चाहेंगे, और हमारे इस बातचीत का, इस शो का मकसद यही है, क्योंकि हरियाणा में आप देख सकते हैं इस तरह की एक वेल एस्टैब्लिश्ड, बढ़िया और तमाम सुविधाओं से सुसज्जित इस तरह के एकेडमी गांव के अलग अलग ग्रामीण हिस्सों में हरियाणा के मिल जाती हैं, दिखती हैं, क्योंकि खेलों का एक बहुत बड़ा कल्चर है। वो चीजें अलग अलग चीजों में दिखती भी हैं, खासकर जब यहाँ पर मेडल्स की टैली आती है अलग अलग खेलों में, तब हरियाणा के खिलाड़ियों के नंबर उसमें दिखते हैं। तो उस लिहाज से आज हम इस अनदर इलेक्शन शो के इस एपिसोड में बात करना चाहते हैं राजेश से और रणदीप से, कि ये जो पूरा माहौल है, इसमें पिछले 8-10 सालों से एक सरकार रही है, उसने किस तरह से इस पूरे कल्चर को, इस माहौल को, जो खेलों का माहौल है, उसमें किस तरह का योगदान दिया, या उसमें आप लोगों को क्या लगता है कि क्या चीजें रह गई, छूट गई। ये हमारी बातचीत का एक मोटा सा आइडिया होगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो सुविधाएं हैं, जो नीतियां हैं खेलों को लेकर यहाँ पर, वो पर्याप्त हैं या उसमें किसी तरह के बदलाव की जरूरत है? कुछ और चीजों की आपको उम्मीद रहती है सरकार से? देखिए, इन 10 सालों से पहले हुड्डा साहब की सरकार थी जी। उन्होंने एक पॉलिसी चलाई, पदक लाओ पद पाओ। तो वो पॉलिसी
जब इम्प्लीमेंट हो गई तो उसी पॉलिसी के ऊपर इन्होंने भी काम किया, लेकिन जहाँ पर बदलाव की ज़रूरत थी कि हुड्डा साहब ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बांट दिए थे कि इस डिपार्टमेंट में खिलाड़ी जाएगा, इस डिपार्टमेंट में जाएगा, इस डिपार्टमेंट, जैसे पंचायत विभाग, फूड एंड सप्लाई, अपना होम मिनिस्ट्री, पुलिस विभाग, स्पोर्ट्स, तो कॉरपोरेशन विभाग, तो इन सब विभागों में बांट दिया था। तो उससे क्या था कि खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती थी, एक ही जगह नहीं था कि आपने स्पोर्ट्स में जाना है। इस सरकार ने क्या किया, देखो जो पॉलिसीज हैं, जो इनाम की पॉलिसीज है, वो तो एज इट इज है। हाँ। लेकिन जो नौकरियों की बात जहां पर आती है, नौकरियों में क्या किया इस सरकार ने, सभी खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स में ही शिफ्ट कर दिया। कोई भी खिलाड़ी पदक लेके आएगा, उसको आप डिप्टी डायरेक्टर लगा दोगे, उसको आप सीनियर कोच लगा दोगे, उसको आप कोच लगा दोगे, उसको अच्छा, आप मतलब जूनियर उनको कोच खेल लगा से ही दोगे। जुड़ी हुई चीजों में हाँ, उनको एक ही जगह शिफ्ट कर दिया। अब कोचिंग एक अलग ट्रेंड है, कोई जरूरी नहीं है कि एक अच्छा खिलाड़ी एक अच्छा कोच भी हो। तो और बहुत सारे, जब एक ही जगह सभी खिलाड़ी इकट्ठे हो जाएंगे एक ही डिपार्टमेंट में, तो वहाँ कंट्रोवर्सी होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। और खिलाड़ी, सरकार कहती है कि हमने ये खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, यदि आप पुराने समय में देखो, हरियाणा की बात करूँ मैं, तो हरियाणा के बिजली विभाग की एक टीम होती थी, और ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग टीम होती थी, फिर वो पार्टिसिपेट करती थी, तो एम्प्लॉय को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता था। ओके। अब खिलाड़ी खेलों के अंदर ही तो नौकरी कर रहा है, खेल डिपार्टमेंट में ही, और वहां से ही उसने कुछ चीज गेन करनी है। वो अपनी आवाज को किस तरह से खुलकर पेश कर पाएगा जब तक वो खेलेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रेशर आ जाता है, पब्लिक सर्वेंट बन जाता है वो। अच्छा, तो इस तरीके से इन्होंने दायरा बहुत छोटा कर दिया खिलाड़ियों का, और जितनी नौकरियां मिलनी चाहिए थी सरकार में, उतनी नौकरियां खिलाड़ियों को नहीं मिली, जिससे खिलाड़ियों में बेरोजगारी बढ़ी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिसीज जो हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स ग्रेडेशन होती है। आप किसी भी कोई भी टूर्नामेंट खेलते हो और उस टूर्नामेंट का आप किसी भी जॉब में फ़ायदा लेते हो, तो उसको फ़ायदा लेने के लिए आपको उसकी ऑथेंटिसिटी बतानी पड़ेगी कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। उसके लिए डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स ग्रेडेशन करता है। तो उस जो स्पोर्ट्स ग्रेडेशन की प्रक्रिया है, उसको इतना कठिन कर दिया इन लोगों ने कि आम खिलाड़ी वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। और जैसे दूसरे गेम्स हैं, कराटे गेम्स हैं, और दूसरे हैं ताई कमांडो हैं, जो पूरी तरह अभी पॉपुलर नहीं है, प्राइवेट संस्थाएं ही चला रही हैं उनको, तो वो लोग तो अपनी ग्रेडेशन बना गए। लेकिन जो खिलाड़ी अपनी दूसरे गेम खेलता है, मार्शल गेम खेलता है, जैसे रेसलिंग, बॉक्सिंग, जूडो, तो वो खिलाड़ी वहां तक पहुंच नहीं पाए। इन्होंने क्या किया कि अभी ऑल इंडिया है, जैसे ऑल इंडिया खेलते थे खिलाड़ी पहले, अभी क्या किया उन्होंने, ऑल इंडिया में जो पोजीशन लाएगा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको डी ग्रेड देंगे। एक बच्चा बीपीएड का है, एमपीएड का है, ग्रेजुएशन कर रहा है, और उसको आप वो पोजीशन लेके आ रहे हैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में, और आप उसको डी ग्रेड में रख रहे हो, मास्टर डिग्री कर रहा है बच्चा, और वो जॉब किस में अप्लाई कर सकता है? सिर्फ डी ग्रेड में। सर जॉब्स की बेसिकली अगर आपने एक बार कुछ अचीव कर लिया खिलाड़ी के तौर पे, उसके बाद जो जॉब्स की जो इशू है वो लगता है आपको कि पिछले 10 साल में इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है? स्पेस इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ मैडम। जो पुरानी पॉलिसीज चल रही थी वही पॉलिसीज आगे बढ़ रही है, लेकिन मैंने क्या कहा, इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट को हटाकर एक ही डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दिया कि स्पोर्ट्स में। ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की भी एक लिमिट है, हाँ, कितने कोच और कितने डिप्टी डायरेक्टर लगा सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज कमी है। आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? पिछले 10 सालों में हरियाणा सरकार ने जो भी किया उसमें अच्छा कुछ, या आपको लगता है कि कुछ बुरा? मैं बताता हूँ जी। जैसे इन्होंने जितने भी स्पोर्ट्स में जॉब दी है ना हरियाणा सरकार ने, वो ज़्यादातर ग्रुप डी में दी है, और एक हरियाणा क्लर्क लगते हैं जो हरियाणा में, उनमें दी है। सिर्फ 2 जॉब को छोड़कर बाकी किसी डिपार्टमेंट में जॉब नहीं मिली स्पोर्ट्स कोटा से।
जैसे हरियाणा पुलिस में पहले टीम बनती थी, जैसे सर ने बताया कि हर विभाग की टीम बनती थी। हरियाणा पुलिस में 2008 के बाद अभी तक कोई भी भर्ती नहीं हुई स्पोर्ट्स कोटा की। अच्छा, रियली? हाँ जी। जबकि ऐसा माना जाएगा कि पुलिस एक बहुत नेचुरल जगह है जहाँ पे जी, sports हरियाणा कोटा- पुलिस में ये था कि मैम 2008 में स्टेट मेडलिस्ट भी हरियाणा पुलिस में लगे, और उसके बाद अब मेरा खुद का नेशनल में मेडल है, सिल्वर मेडल। अब मैं, जैसे सर ने बताया, मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल है, वो सीनियर नेशनल के बराबर माना जाता था पहले, लेकिन अब मेरी डी ग्रेडेशन बनी हुई है, मैं सिर्फ डी ग्रेड की जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, मैं हरियाणा पुलिस की जॉब के लिए भी एलिजिबल और नहीं डी ग्रेड में क्या जॉब्स हैं? हूँ। जैसे मैं पीएन लगते हैं, 4th क्लास। 4th क्लास नौकरी। ओके, हाँ जी। 4th क्लास। तो ये है कि मैम हरियाणा पुलिस में, और जैसे और भी कई तो विभाग, जब 10 साल पहले जब तक हुड्डा जी यहाँ पर सरकार में थे, तब तक ये लिमिट नहीं थी बी नहीं, ग्रेड वाली? डिपार्टमेंट्स थे। आप पंचायत विभाग में बीडीपीओ भी लग सकते हो, पंचायत सेक्रेटरी भी लग सकते हो, आप पटवारी भी लग सकते हो, तो नायब हर नायब डिपार्टमेंट तहसीलदार में भी लग स्पोर्ट्स सकते कोटा हो। था हर basically। फील्ड ओपन थी, हाँ। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। हाँ। वो इंटरेस्ट भी होता था खिलाड़ियों की, आपने किस फील्ड में जाना है। और पहले क्या था कि देखो, पुलिस विभाग में बहुत सारी जॉब्स होती हैं, आप सिपाही से लेके और डिप्टी सुपरिटेंडेंट तक लगे हैं। तो खिलाड़ी को कैटेगराइज करके, जैसे जिसका जो मेडल अचीवमेंट्स के हिसाब से, नेशनल, इंटरनेशनल, हाँ, आगे ओलंपिक। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, तो इस हिसाब से रैंक के हिसाब से हरियाणा पुलिस के अंदर बहुत बड़ा कैडर है, आप जॉब लगा सकते हो। वैसे भी तो जनरल भर्ती करते हैं हम। हाँ, तो वो अब उसमें प्रॉब्लम हो गई है, अब सब पुलिस डिपार्टमेंट्स तो बंद ही कर दिया, बंद ही totally, कर दिया। कि पुलिस में हम किसी को नहीं लगाएंगे। और एक चीज और मैं बताता हूँ, हर 3 महीने बाद मैंने खुद न्यूज देखी, न्यूज़पेपर में खिलाड़ियों को मिला 3% आरक्षण, खिलाड़ियों को मिला 10% आरक्षण, हर 3 महीने बाद मैंने न्यूज देखी है 10 सालों में। और वो मतलब न्यूज में तो है, लेकिन वैसे कहीं वो नहीं है ना। हाँ। और टीवी जैसे की खबर जैसे आती है। जैसे हम जैसे और किसी जैसे पढ़ने वाले बच्चों से मिलते हैं और किसी गांव में बोलते हैं तुम्हारी तो मौज हो रखी है स्पोर्ट्समैन की, क्यों हाँ। न्यूज में पढ़ते हैं, वो तो हमें पता है ना क्या मौज हो रखी है क्या नहीं। वो न्यूज में देखते हैं भाई खिलाड़ियों की तो मौज कर दी, लेकिन अभी तक ग्रुप डी और क्लर्क, इनसे अलग कोई भी जॉब नहीं दी सरकार ने। एक चीज मैं जानना चाहती थी, क्योंकि ओलंपिक्स ही हुए हैं अभी, जब भी ओलंपिक्स होता है, जब भी कोई खेल होता है, कॉमनवेल्थ भी सारी, और जब जीतते हैं इंडिया से मेडल्स लाते हैं लोग, तो सारी सरकारें आगे आ जाती हैं कि भाई हमने इतना करा, हमारी वजह से हमारा नाम रोशन। सो उस टाइम नेता बिल्कुल फ्रंट पेज में और फ्रंट जगह में छपते हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहती थी कि अगर एक खिलाड़ी, एक युवा हरियाणा में डिसाइड करता है कि वो एक स्पोर्ट्स की दुनिया में जाएगा, स्पोर्ट्स के करियर को चूज करेगा, कितना योगदान है सरकार का उसकी जर्नी में, और कितना वो अपने खुद के भरोसे है या अपने परिवार के भरोसे है? मैडम देखो, ग्रास रूट पर कोई भी सरकारों कोई नहीं हेल्प करती। अब ये आपके सामने बच्चे हैं, खेल रहे हैं, जब ये बच्चे नेशनल में अचीव करेंगे, नेशनल में मेडल लेके आएंगे, तब सरकार इनकी तरफ थोड़ा देखेगी। उससे पहले तो इनके पेरेंट्स और जो इनके ग्रास रूट के ट्रेनर हैं, जो इनको ट्रेन कर रहे हैं, उनका योगदान है, और वो लोग ही शैडो बन जाते हैं। जो सरकार की स्कीम है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई कब प्लेयर को लेती है? जब वो सीनियर नेशनल में या जूनियर नेशनल में या यूथ में जब मेडल अचीव करता है, उसके बाद कोई टूर्नामेंट हो तो उनका कैंप लगता है, बेस्ट जो 4 होते हैं, तो उसके बाद कैंप के बाद ट्रायल होती है, फिर वो चयन करते हैं। और 1 साल यदि उस बच्चे की परफॉर्मेंस नहीं रही कंटिन्यू, नेक्स्ट ईयर वो डाउन आ गया, तो उसको फिर बाहर कर देते हैं। तो ये तो टॉप को लेते हैं। यदि आप डिपार्टमेंट्स की बात करो, रेलवेज की और आर्मी की, तो ये सब अचीवमेंट्स के हिसाब से खिलाड़ियों को पिक करते हैं, ना कि ऐसे भाई आ जाओ आप खिलाड़ी हो और आपने 1600 मीटर रेस कर दी या आपने वो कर दिया। इनका पैरामीटर होता है मैडम कि इस रैंक के लिए आपके पास एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप या वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मेडल होना चाहिए आपको, तब हम हवलदार लेंगे। ऐसी रेलवेज भाई हम जब आपको टीसी लगाएंगे, यदि आपके पास ये होगा, तो एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को पार करके ही जॉब मिलती है। वैसे नॉर्मली खिलाड़ी को जॉब नहीं मिलती, खिलाड़ी घूमते रहते हैं। अभी क्या होता है, खिलाड़ी कहाँ से आते हैं मैडम? गांव से आते हैं,
स्टेडियम गांव में थोड़ी बनते हैं, और बन जाते हैं तो उनकी देख रेख नहीं होती, वहाँ पर स्टाफ नहीं होता, वहाँ पर कोच नहीं होते। एक एक हरियाणा के, यदि हर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ मैं, जो हेड क्वार्टर है हर डिस्ट्रिक्ट का स्पोर्ट्स का, तो लगभग आज के समय में 28 से 30 कोच हैं। कोच चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो कहाँ ट्रेन कर रहे हैं मैम? शहर में ही, गाँव से तो शहर आ एक रहे हैं। खिलाड़ी को अपने बलबूते पे टॉप तक पहुंचना है, तब जाके फिर सरकार जाके आपको, फैसिलिटीज लेकिन वो मिलती है। टॉप तक की जर्नी आपकी अकेली वो खुद की है। अकेले की है, उसके पेरेंट्स और जो उसके ग्रास रूट के ट्रेनर है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। निखार के तराश के देते हैं ग्रास रूट पर ट्रेन करने वाले कोच। कोचिंग पे भी हम आएंगे, आप इस पे ऐड करना चाहते हैं कि क्योंकि आपकी खुद की जर्नी है? हाँ जी, मैं कॉमनवेल्थ ये तक। बताऊंगा जी, जैसे साई स्कीम है, सर ने बताया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मेरा तो ये मानना है कि हर ब्लॉक में होना चाहिए एक सेंटर, हाँ। जिससे में अच्छे कोचेज रखे जाएं, अच्छे स्पोर्ट्स साइंस के टीचर रखे जाएं, अच्छी जो साई में अभी जैसे हरियाणा में 4 साई हैं, 4 सेंटर हैं साई के, अभी तो 4 डिस्ट्रिक्ट में है। मैं ये मान रहा हूँ कि हर ब्लॉक वाइज एक साई सेंटर होना चाहिए, हाँ। और उसमें अच्छे कोचेज, अच्छी फैसिलिटी जो साई में देते हैं, तो तब मैं मानता हूँ मतलब हमारे इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आने शुरू हो जाएंगे ओलंपिक्स वगैरह में। बीच बीच में आपको ट्रैक्टर और बुलेट, ये 2 आवाजें आती रहेंगी, तो इसको संगीत समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। हमारी आवाज बीच में गायब हो जाए तो उसके लिए बहुत माफी हम चाहेंगे। ये आपकी एकेडमी है, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं, क्योंकि हम सरकार की भूमिकाओं पर बड़ी बात करते हैं। ये जो है यहाँ पर ये रेजिडेंशियल एकेडमी भी है, इसमें बहुत सारे बच्चे यहीं रहते हैं और कुछ आसपास से आते भी हैं। इसमें सरकार ने किसी तरह का योगदान दिया है आपको? किसी तरह की किसी स्कीम का लाभ मिला है, या ये एकदम पूरी तरह से सेल्फ फंडेड आपकी अपने इनिशिएटिव से बना है? देखिए, मैंने 94 में बॉक्सिंग शुरू करी थी, जब मैं 7वीं क्लास में था। जब बॉक्सिंग शुरू करी, मेरा जो बॉक्सिंग करने के लिए मैं 30 किलोमीटर दूर जाता था अपने गांव से। मेरा गांव राजौंद है, तो राजौंद से कैथल जाने के लिए मेरे को 30 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो 95 में मैंने हरियाणा का चैंपियन बना। उस समय में चैंपियन बना जब भिवानी का दबदबा था। हाँ। इधर, हाँ, कैथल और कुरुक्षेत्र करनाल जैसे एरिया में बॉक्सिंग को कोई जानता भी नहीं था। मैंने इस एरिया में, खासकर नॉर्थ रीजन में हरियाणा के, बॉक्सिंग को इंट्रोड्यूस करवाया है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आगे बढ़ने की एज ए खिलाड़ी, क्योंकि खेल के अंदर पॉलिटिक्स बहुत है। क्योंकि खेल से और खिलाड़ियों से बहुत कम लोग इंट्रोड्यूस हैं। देखो, 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 118, 120, 130 खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं, और उन 130 लोगों को भी नहीं जान पाते हम। 3, 4, 5 खिलाड़ी जो मेडल लेके आते हैं, सिर्फ उनके चेहरे जानते हैं। बाकी खिलाड़ी भी तो, वो भी तो ओलंपिक क्वालिफाई करके गए हैं, उसी रूट के हैं, लेकिन उनको भूल जाते हैं। वो बिल्कुल, उनका नाम तक नहीं पता होता लोगों को। किस लिए नहीं पता होता? क्योंकि मीडिया भी हमारी उन्हीं लोगों को दिखाती है बार बार, है कि यही है और कोई खिलाड़ी है ही नहीं देश में। तो जब मैं किन्हीं कारणों से आगे नहीं पढ़ पाया, तो मैंने वो सपना अपने भाइयों में देखा। मनोज को मैं एथलेटिक्स से बॉक्सिंग में लेके आया, और उसको मैंने पहले ही कंपटीशन में चैंपियन बनाया। लेकिन एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था और वेट का भी डिफरेंस था। तो एक टाइगर को बनाने के लिए दूसरे टाइगर की ज़रूरत थी मेरे को। तो उसको बेस्ट ओपोनेंट मिले, एक पार्टनर मिले। तो उस मेरे दूसरे वाले ब्रदर मुकेश, जो उस समय हरियाणा के बेस्ट जूडो थे, उनको मैं जूडो से बॉक्सिंग में ट्रांसफ़र किया। आपने अपने दोनों भाइयों को इंट्रोड्यूस करा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं ओलंपिक खेलूं, लेकिन किसी कारणवश मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो सपना फिर मैंने अपने भाइयों में देखा। एक चीज मैं पूछना चाह रही थी, क्योंकि आपने प्राइवेट की बात करी कि जितने बड़े खिलाड़ी हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ही आ रहे हैं खेलों में, क्योंकि हम अब देख रहे हैं कि सरकार उतना नहीं कर रही है जितना करना चाहिए। जैसे कि या तो SAI सेंटर या अकेडमीज हो सरकारी। आप लोगों का क्या मानना है प्राइवेट कंपनीज का खेल में आना? जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हाँ बिल्कुल, रिलायंस है, बड़ी बड़ी क्या कंपनियां, आपको लगता है उनको आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, स्पॉन्सर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए मैम, लेकिन करते नहीं इतना। अभी देखो, नीता अंबानी जी रिलायंस से है, हाँ। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में मेंबर है वो। हाँ। लेकिन हाँ, इस बार तो वो गई भी। बिल्कुल,
तो पिछली बार भी थी वो, तो लेकिन कर कितना रहे हैं उन, वो तो क्रिकेट की टीम खरीद लेते हैं हाँ। हैं, और जहाँ पर पैसा होता है पैसे वाली चीज की तरफ जाते हैं। वही तो बता मैडम, ऐसा नहीं है कि सरकार बिल्कुल नहीं करी, सरकार करती है, हाँ। लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती वहां तक जहां तक जरूरत है, जो नीडी है। जैसे ग्रामीण प्रदेश के बच्चे हैं, अब गांव के बच्चे, अब मैडम छोटे दिन हो जाएंगे, अब 10 किलोमीटर से बच्चा आएगा ट्रेनिंग करने के लिए, कोहरा हो जाएगा, छोटे दिन अंधेरा हो जाएगा, लड़की के लिए सिक्योरिटी पर्पज से और दूसरे तरीके से। तो ऐसा नहीं है, मैंने बताया ना 28 से 30 कोच हैं हर डिस्ट्रिक्ट में इस समय हरियाणा में, हाँ। लेकिन वो गांव में नहीं है, जो छोटे ग्रास रूट्स लेवल से हाँ। अगर पहुंचे। हुड्डा साहब ने मिनी स्टेडियम बनाए थे, हाँ। मिनी स्टेडियम गांव में, वो काम कर रहे हैं? नहीं, वो सब खंडर हो चुके हैं, उनकी देख रेख भी नहीं कर पाई सरकार। आपने एक बात कही जिस पर हम थोड़ा सा बातचीत इस पर करना चाह रहे हैं। आपने कहा कि खेलों में राजनीति बहुत है, तो बीच में हम देख रहे थे पिछला 1-2-3 साल हरियाणा के तमाम खिलाड़ियों की बड़ी लड़ाई चली, दिल्ली तक चली और वहाँ जंतर मंतर पे, और एक तरह से सरकार ने जो ये संकेत दिया अपने पूरे रवैये में कि उसको फर्क नहीं पड़ता, उसने उनके जिसके ऊपर आरोप था उसके बेटे को टिकट भी दे दिया, चुनाव लड़ा दिया, पार्टी से निकालना तो दूर की बात रही, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात रही, मजबूरी में कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये जो राजनीति होती है, हाल ही में हमने एक स्टोरी की है, उसमें निकल कर आया है कि हरियाणा में जो लड़कियां हैं रेसलिंग में, एथलीट्स में, बॉक्सिंग में, अलग अलग खेलों में, उसमें बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ असॉल्ट हुए हैं या उनका शोषण हुआ है किसी न किसी तरह से, और उसमें बहुत सारे आरोप कोचेस के ऊपर भी लगे हैं। ये करीब पिछले 5-10 सालों का हमारे पास एक डाटा आया है। ये सब जो हो रहा है, इसको लेकर अगर आप कहें कि मतलब जो सरकार का रवैया, एक तो राजनीति वाला हिस्सा जो है कि खिलाड़ी को न्याय नहीं मिलता या खिलाड़ी वहाँ लड़ते हैं तो उनको न्याय मिलता, दूसरा जो यहाँ का अंदर का माहौल खराब है कि बहुत सारी लड़कियों के साथ यौन शोषण और इस तरह की चीज़ हो रही है, उस पर आप लोगों की राय थोड़ा समझाना। देखिए, आज के समय में हरियाणा बहुत सुरक्षित है बेटियों के लिए, बहू और बेटियों के लिए। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में छेड़खानी है, आप रात के 12 बजे भी घूम सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और गांव में भी वो माहौल नहीं है अब कि पहले कहते थे खाप है वो है, तो ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि अब लड़कियां और बहू बेटियां पर्दे में रहेगी, वो पर्दे से बाहर हैं। और एक उनको लिबरल है, लिबर्टी मिली हुई है कि आप भी बेटे की तरह काम करो, जो आपकी फील्ड है, आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ो, आप खेलना चाहते हो खेलो, और आप जैसे अलग कल्चर एक्टिविटी में आप कोई कलाकार बनना चाहते हो, डांसर बनना चाहते हो तो बनो। अब सेफ है। और रही आपने जैसा कहा कि कोचेज पर भी ये चीज़ें ब्लेम लगे हैं, वो कोचिंग मैंने आपको बताया है, बच्चे को ट्रेन करने के लिए साइकोलॉजिस्ट का भी, डाइटिशियन का भी, मोटिवेटर का भी और कोच का भी रोल एक ही व्यक्ति को करना पड़ता है। एक ही कोच कर रहा है सब हाँ। कुछ, और वो एक ही के लिए नहीं कर रहे होंगे, वो बहुत सारे लोगों के लिए। तो क्योंकि एक प्राइवेट कोच हाँ। तो बहुत आगे जाके अफोर्ड कर सकते अब हम कहते हैं कितने मेडल क्यों नहीं आते, हमारी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लोग इतने अभद्र कमेंट्स कर देते हैं कि मेडल नहीं आया। यार मेडल कहीं पेट पर थोड़ी उगते हैं। हैं लोग एशिया के अंदर 5 बॉक्सर क्वालिफाई करते हैं मैडम एक वेट कैटेगरी में। अब देखो एशिया से 5 जो जाएंगे वो बहुत टॉप के जाएंगे। ऐसे ही अमेरिकन द्वीप से आएंगे 5 खिलाड़ी, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया से आएंगे 2 खिलाड़ी, तो सारे 32 खिलाड़ी पार्टिसिपेट क्वालिफाई करके जाते हैं पूरे वर्ल्ड से। और उन लोगों में खेलना कितने उसकी उपलब्धि है मैम, कितने गौरव की बात है। लेकिन वही है ना, हमारे यहाँ पर खिलाड़ियों को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी पॉलिटिशियंस को मिलती है, जितनी ब्यूरोक्रेट्स को मिलती है। तो खिलाड़ियों का पॉलिटिक्स में आने के बारे में आपको क्या सोच है? बिकॉज अभी विनेश आ रही हैं, लड़ रही हैं, आप लोग सहमत हैं? आपको लगता है कि अगर बजरंग पुनिया भी, कि अगर खिलाड़ी की बात खिलाड़ी होके नहीं सुनी जा रही तो पॉलिटिक्स में एंट्री हो, आप इससे सहमत? नहीं, वेलकम है मैम, आना चाहिए, क्योंकि एक टफ कंटेस्ट है पॉलिटिक्स, और खिलाड़ी भी टफ होता है, वो हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है आराम से। अब एक खिलाड़ी आएगा
क्योंकि वो खिलाड़ी है, वो कहीं ना कहीं तो चिंतित होगा अपने जो अपने बाकी आने वाली खिलाड़ी। पीढ़ी है हमारी जो खिलाड़ियों की, उसके बारे में एक अच्छी योजना बना सकता है और प्लेटफॉर्म पर उनकी आवाज को उठा सकता है। तो स्वागत है, आने चाहिए खिलाड़ी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? बिल्कुल मैम, स्वागत है, वेलकम, बहुत अच्छी बात है। हाँ, विनेश बहन आई पॉलिटिक्स में, खिलाड़ियों को कुछ अच्छा सोचेंगे और हरियाणा के खेल मंत्री बनेंगे और इसके बाद हरियाणा में अच्छा करके सेंटर में भी खेल मंत्री बने, हम तो स्वागत करते हैं। वो वाली जो एक बट चीज मैं जानना चाह रही थी इनसे, हमारे ऑडियंस के लिए एक्चुअली जस्ट जब भी ओलंपिक्स या जो भी खेल होते हैं तो हमेशा ये चर्चा में जरूर रहता है कि हरियाणा के लोग इतना आगे क्यों रहते हैं। तो अगर हमारे ऑडियंस जो हरियाणा से नहीं है उनको आप समझाना चाहें, जो एक खेल के प्रति चाव है यहाँ पे लोगों का, क्यों है? क्या ये एक लैडर की तरह देखते हैं कि अगर आप ग्रामीण जगह से आए हैं या एक मिडिल क्लास या गरीब फैमिली से आए हैं, ये एक जल्दी आप ऊपर जा सकते हैं इसको देखिए मैम, खिलाड़ी बनके, ये है या जनरली एक नहीं। पैशन भी है खेल को लेके? एक पैशन भी है। देखो, कोई ना कोई आइडल होता है। अब कोई ना कोई परिवार, कोई ना कोई घर किसी ना किसी से प्रेरित होता है। हाँ, आप 1983 में देखोगे तो कपिल देव हरियाणा से थे। हाँ, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जो हरियाणा से निकले हैं, जिन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया। रोल मॉडल्स बहुत हैं रोल यहाँ पे। मॉडल्स बहुत हैं। दूसरी चीजें क्या मैम, यहाँ हरियाणा कल्चर है, दूध दही खाना, ऐसा मेरा हरियाणा। तो लोग अपने सेहत के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित है, हाँ, सचेत है। चिंतित नहीं कहूंगा मैं, सचेत कहूंगा। सचेत है, जागरूक है। वो अपने आप को फिट रखने में विश्वास रखते हैं। और जो हरियाणा में तो है ही है, मैं दूसरे जो हमारे देश के दूसरे हिस्सा है, दूसरे स्टेट्स हैं और दो पेरेंट्स हैं, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा सीखता कहाँ से? अपनी माँ से, अपने पिता से, घर से सीखता है सबसे पहले। तो आज के समय में जो सबसे टफ काम है मैम, वो फिटनेस, अपने आप को फिट रखना ही है। क्योंकि हमारा खाना पीना ऐसा हो गया है कि हम अनफिट होते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को अब हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं। तो यदि हमने स्पोर्ट्स में किस तरह से आगे बढ़ना है, आप बच्चे को ग्राउंड पे लेके आइए। ग्राउंड से बच्चा धीरे धीरे एक्टिविटी स्टार्ट करेगा, फिर धीरे धीरे वो उसकी हॉबी बन जाएगी, फॉन्ड ऑफ हो जाएगा, शौकीन हो जाएगा खेलने का। और जब शौकीन हो जाएगा मैंने तो खिलाड़ी बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम लोग अपने बच्चों को ग्राउंड पर लेके जाते हैं। मैं वो फिर एक बार फिर जब मैं मल्टीनेशनल ट्रेनिंग कैंप चल रहा था हमारा ओलंपिक का, रियो ओलंपिक से पहले इंग्लैंड में, तो मैडम वहाँ पर एक डेली एक्टिविटी होती है स्पोर्ट्स की। छोटे छोटे बच्चे अपने ग्रांड पेरेंट्स के साथ या दूसरे अपने रिलेटिव के साथ ग्राउंड में आते हैं। जो मेन इंस्टीट्यूट है उनका, मेन ट्रेनिंग सेंटर है ओलंपिक का, यूके टीम का, वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर मैडम डेली उनकी 1 से 2 घंटे एक्टिविटी होती है। उनके लिए इस तरह से इक्विपमेंट बनाए जाते हैं प्लास्टिक के, ताकि उनको चोट ना लगे। और वो खेल खेल में वो भाला भी फेंकते हैं, वो थ्रो भी करते हैं शॉर्ट पुट को, और दूसरी एक्टिविटी भी करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे मैडम जब ट्रेंड बनेगा तो खिलाड़ी अपना बनेगा। आपने क्यों एथलेटिक्स चूज किया? और एक पैशन जो है लोगों का हरियाणा में खेल को लेके, उसके बारे में अगर आपको। मैम पहले मैं मेरी बता देता हूँ। जैसे गांव में आर्मी वगैरह की तैयारी करते थे। हाँ, अब तो अग्निवीर आ गया मैम, अभी तो क्रेज खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। हाँ जी। तो तैयारी करते, जब मैं 9th क्लास में था तो हमारे गांव में भी रोड वगैरह पे, ग्राउंड तो है नहीं है गांव में, तो रोड वगैरह पे तैयारी करते थे। जैसे सर ने बोला, उनको ही आइडियल मानकर कि मैं भी इनकी तरह तैयारी करूं। तो मैम ये है कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ता था। हमारे गांव से पंजाब शुरू हो जाता है, मेरा गांव है बाबा लदाना कैथल डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ से 6 किलोमीटर पंजाब शुरू हो जाता है। वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी थी, थोड़ी 400 मीटर का ट्रैक था, तो वहाँ भी कोच भी अच्छे थे। तो उन्होंने मेरे को थोड़ा देखा वहाँ पे, जैसे स्कूल में गेम वगैरह हो जाती है ना, एथलेटिक मीट, तो वहाँ पे मैं जैसे गांव में तैयारी शुरू कर दी थी, वहाँ मेरी 1500 मीटर में फर्स्ट पोजीशन आ गई। तो सर बोले कि आप अच्छे एथलीट बन सकते हो, आप यहाँ पे हॉस्टल में रहो और यहाँ अच्छी फैसिलिटी है। तो गांव में तो बन नहीं पाओगे, इतनी फैसिलिटी होती नहीं। तो फिर सर ने मेरे को मतलब थोड़ा गाइड किया, फिर मैं हॉस्टल में रहने लग गया। फिर 9th में मैम गेम शुरू की थी, 9th 10th में वहाँ करके फिर मेरा मैम 11th में मैं साई में आ गया।
1 साल कुरुक्षेत्र साई में रहा, फिर 5 साल सोनीपत साई में, जहाँ इंडिया कैंप लगता है रेसलिंग का। 5 साल मैं वहाँ पे ट्रेनिंग की। तो ऐसे ही फिर मैंने मतलब 14 इसमें एक नेशनल। बहुत बड़ा योगदान है जो ग्रास रूट्स में कोचेज हैं, अगर वो लोग नहीं हों और अगर वो लोग नहीं देखें तो काफी बच्चे। बिल्कुल मैम, जैसे गांव में ना इतनी नॉलेज अभी तक 95% बच्चों को ये नहीं पता कि रनिंग करते हैं ना तो वो मुंह खोल के करनी चाहिए, बंद करके। अभी भी बंद, जैसे हमें ज्यादा से ज्यादा, जैसे कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, हमें मुंह खोल के करनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो अभी तक तो गाँव में बच्चों को यही नहीं पता, अगर बताते हैं तो फिर मतलब आज तक सुनी नहीं है। गांव में क्या ट्रेंड है मैम, कहते हैं कि मुंह बंद करके और नाक से सांस लेना चाहिए। नाक से कितनी देर सांस लेगा? आपकी हार्ट बीट तो गई हुई है मैम 180 अबव है, जहां पर मैक्सिमम ऑक्सीजन की जरूरत है ब्लड को, और आपने मुंह बंद कर रखा है। मुंह बंद करने के बाद जब लंग्स को हमारे पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बच्चे, जब आप देखते हो कि चक्कर आके गिर गया, तो इसी कारण से वो चक्कर आके गिर जाते हैं। ये यहाँ पे बढ़िया कोच की बहुत जरूरत होती है, नहीं तो फिर हाँ। आपको सामान्य स्थितियों में नाक से सांस लेना अच्छी सलाह है, लेकिन जब आप खेल रहे हैं और एथलीट हैं, आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, तभी लोगों की जरूरत होती है। तो उस लिहाज से ये सारी चीजें हैं जिसका इशारा आप कर रहे हैं। कुछ और भी नीचे आपको जाकर। हाँ, आई थिंक एक चीज तो ये बहुत, क्योंकि जब हम खेल की बात करते हैं तो आपने सही कहा, जब एक बार मेडल हो जाता है फिर उन्हीं को हम स्टार बनाते हैं वो, लेकिन जो कोचेस हैं छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में, जो लोग हार्ड वर्क करके ऐसे लोगों को गाइड कर रहे हैं, मेंटर कर रहे हैं, उन पे भी मेरे ख्याल से ध्यान होना चाहिए मीडिया का। और उनकी, मुझे नहीं पता कैसी सैलरी होती होगी, उनके लिए ल्यूक्रेटिव कोई होता भी स्कीम होगा है? या नहीं। कोई गवर्नमेंट जो coaches- हाँ, अभी खेल नर्सरी है मैम, हाँ। जो सरकार ने शुरू कर रखी है, जिसमें आप जुड़े हैं? ये और ये रणजीत जुड़ो अच्छा है जिसमें। खेल नर्सरी में देखो, जुड़ना। इनिशिएटिव तो अच्छा है, स्टार्टिंग हाँ, कम से कम नाक की जगह कुछ तो है, हाँ, तो होना चाहिए कम से कम। अब इसके पास 25 बच्चे हैं जो ट्रेनिंग करते हैं। हाँ। ये वेल क्वालिफाइड कोच है, तो ये जब वेल क्वालिफाइड कोच है तो ये ट्रेनिंग भी उसी पर्पज से कराएगा, साइंटिफिक वे से कराएगा। इसको भी 25,000 रुपए मिल रहे हैं, और Monthly? बच्चों को भी स्टाइफंड मिल रहा है 1,500 रुपए और 2,000 रुपए। ओके। तो मैडम ये चीजें होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि हमारे देश में जो सरकार की स्कीम्स हैं वो जनता तक पहुंचनी चाहिए, गांव तक पहुंचनी चाहिए। कि आखिरी सवाल मेरा यही है आप दोनों से, क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, जो भी आने वाली सरकार है, जो भी जीते इस बार, आप लोगों की क्या उम्मीद रहेगी, एक या दो उम्मीदें जो आप चाहेंगे खिलाड़ियों के लिए हो हरियाणा में? मैडम, एक तो सबसे पहले कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है तो रिहेबिलिटेशन सेंटर बहुत कम है यहाँ। अभी 2 खुले हैं हरियाणा में, पंचकुला में है अभी, लेकिन ये मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि ना जब खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है तो उसकी लाइफ मिस हो जाती है, करियर खत्म हो जाता है। हाँ, वो बहुत बड़ा दोबारा setback है। वापस पता नहीं वापस लौटे या ना लौटे ग्राउंड पे अपने। तो एक तो रिहेबिलिटेशन सेंटर मैक्सिमम होने चाहिए। दूसरा मैडम, जो ग्रास रूट पर जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ पर जो स्टेडियम बने हैं उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में कोचेज हो, सपोर्टिंग स्टाफ हो, और उनकी ठीक से देख रेख हो, और जिससे हमारे ग्रामीण एरिया के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में पार्टिसिपेट करें और आगे जाके हमारे देश का नाम रोशन करें। आप क्या चाहेंगे? मैं तो सरकार, नई सरकार बनेगी या फिर यही रहेगी, मैं तो यही मतलब वो करूँगा कि जैसे सर ने बताया ग्रास रूट मेन है जी, ग्रास रूट पे जैसे ब्लॉक वाइज स्टेडियम बने अच्छे से अच्छे। जैसे साई में स्कीम है ना, जो साई में स्कीम है सारी, वो सेम स्कीम ब्लॉक लेवल पे लेके आए। अच्छे स्टेडियम, जैसे हर ब्लॉक में सिंथेटिक ट्रैक बनना चाहिए। मैं मेरी एथलेटिक्स की बात करूंगा तो हर ब्लॉक वाइज सिंथेटिक ट्रैक बने, जिम की अच्छी फैसिलिटी हो, वेट ट्रेनिंग वगैरह की, अच्छे कोच हों, अच्छे जैसे डाइटिशियन, न्यूट्रिशन और ये मेडिकल फैसिलिटी हो, तो फिर अच्छा हो सकता है। एक और मैम, एक और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो साई स्कीम है, उसके अंदर वो फॉरनर कोच लेके आती है। फॉरनर कोच को 3.5 लाख से 5.5 लाख रुपए तक सैलरी देती है पर मंथ। लेकिन साई स्कीम अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रख रही है, कॉन्ट्रैक्ट पे कोच रख रही है 50,000 रुपए की सैलरी पे। अपने व्यक्ति के जो क्वालिफाइड कोच है उसकी वैल्यू तो लगा रही है 50,000 रुपए पर मंथ, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे। और वो जो बाहर से फॉरनर कोच आ रहे हैं और जिसका कोई एज बैरियर भी नहीं है मैम, चाहे वो
45 से ऊपर है मैक्सिमम सभी। हाँ। 65 एथलेटिक्स में तो 70 साल के लोग कोचिंग हाँ। कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, तो उनको दे रही हो 3.5 लाख से लेके 5.5 लाख तक इतना का पैकेज difference है? इतना डिफरेंस है। 3 लाख और यहाँ 50,000। वो भी हाँ। कॉन्ट्रैक्ट पे। एक अभी इसकी एज 22 से 23 साल है मैम, ये कॉन्ट्रैक्ट पे लगेगा है, और इसकी कोई उम्मीद नहीं कि ये परमानेंट हो जाएगा। हाँ, एक तरफ इसकी सोच कहाँ रहेगी कि मैं कब परमानेंट हूँ, मेरे को कब हटा देगा। हाँ, आपने तो पहले ऊपर ही उसको प्रेशर डाल दिया, वो क्या ट्रेन करेगा बच्चों को। तो इनसिक्योरिटी भी है एक तरह से। इनसिक्योरिटी है, इस इनसिक्योरिटी को भी दूर करे सरकार। हमारी आने वाली सरकार से उम्मीद है कि प्राइवेट ना करे कोचिज को, उनको परमानेंट जॉब दे, और ताकि वो स्किल है वो अपने स्किल को प्लेस कर पाए नए आने वाले खिलाड़ियों में। थैंक यू। धन्यवाद। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा, और यहाँ पे हरियाणा में तो बात चलती ही है स्पोर्ट्स की, लेकिन मुझे लगता है मीडिया के तौर से भी हम लोगों को स्पोर्ट्स पे सारे साल बात करनी चाहिए, तभी नहीं कि जब कोई जीत रहा है या कोई मेडल आ रहा है, क्योंकि ये वाकई एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है किसी के लिए भी, एक एथलेटिक में जाना और वहाँ पे अच्छा करना। और सस्टेन मीडिया कवरेज से भी हम इंश्योर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट्स और करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो। ये कुरुक्षेत्र से हमारा लास्ट शो था। अब हम इसके आगे जा रहे हैं रोहतक, वहाँ पे हम कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे, उनके इश्यूज के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन। आई होप आप बसंत कुमार की रिपोर्ट्स देख रहे हैं, जो हरियाणा से लगातार रिपोर्ट्स कर रहे हैं। हमारे यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट है हरियाणा इलेक्शंस की, तो वो देखिए, उसमें बसंत कुमार ने बहुत अच्छी रिपोर्ट्स करी हैं ग्राउंड से, ज़रूर उसे देखिएगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आवर शो, एंड प्लीज रिमेंबर सब्सक्राइब टू न्यूज़ लॉन्ड्री बिकॉज वी आर कंप्लीटली एड फ्री। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.